आपने तो प्लांट ज़रूर लगाया होगा, लेकिन डाईबैक का शिकार बहुत बार हो जाता है। प्लांट कोई भी प्लांट हो, अगर आप गमला में लगा रहे हैं या खेती कर रहे हैं, आम का पेड़ हो और आपका लीची का पेड़ हो या गुलाब का पेड़ हो या कोई प्रकार के आप फल फूल लगा रहे हैं, पपीता का पेड़ हो, चाहे कोई प्रकार के गमला में फूल लगा रहे हैं या आप आम का पेड़ लगा रहे हैं, गमला में ही हो या खेत में हो, लेकिन डाईबैक इसमें ज़रूर लग जाता है। डाईबैक ऐसा खतरनाक बीमारी है जो आपका पूरा फसल ही बर्बाद कर देता है। मतलब एक बार अगर आपके पेड़ में लग गया तो पूरा पेड़ को ख़त्म कर देता है। अगर आम के पेड़ में लगा, लीची के पेड़ में लगा, अगर सबसे ज़्यादा तो ये गुलाब को परेशान करता है। आप गमला में अगर गुलाब लगा रहे हैं तो डाईबैक से ही इसका मौत होता है। इसीलिए इसका रासायनिक जैविक जो भी कल्चर हो, कैसे कैसे ही उपयोग करना चाहिए, सारा चीज़ डिटेल में बताएंगे। इसलिए मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मैं ऐसा ही वीडियो बार बार लाता रहता हूँ। किसान भाइयों, ऐसे तो डाईबैक आम के शीर्ष मरण डाईबैक कहा जाता है। मतलब ऊपर से लगना चालू होगा और जड़ तक संक्रमण फैलते जाएगा और पोषक संबंधी कमी हो जाएगी। और पर्यावरणीय तनाव के कारण पेड़ आपका 5-6 साल का पेड़ आपका सारा मेहनत पानी में मिला देगा। आम के पेड़ों में शीर्ष में मरण डाईबैक लग जाता है। यही चीज़ आपको लीची में भी लगता है, आपको कोई भी प्रकार के फल फूल होते हैं उसमें यही लगता है। आप सभी के लिए एक ही दवा है जो कि मैं बता रहा हूँ। ऐसे फंगल संक्रमण भी हो जाता है आम में और सारे चीज़ में, इस जिससे डाईबैक होता है। आम के पेड़ों में आपको रोगजनक कवक लग जाते हैं। गिल्ड शॉट पीरियो इडस नाम का होता है। कोलोट्रोट्राइकम नाम का एक कीड़ा आता है। यही दोनों इतना फंगस फैलाता है जो आपका पेड़ को आराम से उसमें से चॉकलेटी धब्बे निकलने लगेंगे। आप लाल लाल लस्से लोग कहते हैं, हम लोग पहले उसे किताब साटने के लिए उपयोग करते थे, लेकिन वो डाईबैक का ही कमाल था। अनुकूल वातावरण मिलने से धब्बे बड़े होते जाते हैं और पत्तियां पीली पड़ के झड़ने लगती है और आपका नंगी हो जाती है। पेड़ एकदम देखिएगा सूखने लगेगा, धीरे धीरे वो पूरा सूख जाएगा। ये फंगल डाईबैक रोगाणुजनक कवक है जो कि बहुत खतरनाक होता है। वही लाल बारा निकलने लगता है, सभी पेड़ में निकलने लगता है। पपीता का पेड़ हो या कोई चीज़ का पेड़ हो, ऐसा मतलब उसमें लिक्विड बहने लगता है और वो एक तरह का मोटा होते होते आपका प्लांट खराब हो जाता है। और कीट संक्रमण की बात करें तो तना भेदक कीट शाखाएं को कमज़ोर करती है और उसमें से पोषक तत्व निकाल लेती है और वो प्लांट ही मर जाता है। ये भी लग जाता है, कीट से भी लगता है। और पोषक संबंधी कमी, उसमें मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, पोटेशियम की कमी हो जाती है। तो आम का पेड़ हो या जो भी फल फूल में लग गया है वो सूखने लगता है। तो पोटेशियम मैग्नीशियम एक तरह से आपको तो देना ही होगा। और पर्यावरणीय तनाव के कारण भी ऐसा होता है। आप देखिएगा पर्यावरणीय तनाव में आपको सबसे ज़्यादा बाढ़ के समय ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, डाईबैक लग जाता है। और अनुचित कृषि कार्य, मतलब कभी कटाई छटाई कर दिया, आपका कोई समय ही नहीं है कौन समय में कटाई करना चाहिए, उस समय में क्या करना चाहिए, कभी सिंचाई करना चाहिए, तब पर भी डाईबैक खूब ज़ोर से लगता है। और उससे आप बचाने के लिए मैं जो दवा बता रहा हूँ वो आप ज़रूर उपयोग करें और उचित कटाई छटाई कीजिए, छत्र बनाएं और उसके मदद से मरने का खतरा कम हो जाता है। संतुलित जैसे वैज्ञानिक कर रहे हैं वैसे आप सिंचाई करिए, वैसे मृदा प्रबंधन करें, उचित मृदा का प्रबंधन करें, स्वस्थ पेड़ लगाएं। उस मल्चिंग इसके लिए जब कहे तो वो उस समय मल्चिंग करें। और रासायनिक नियंत्रण का बात करें तो शीर्ष मरण रोग का प्रबंधित नहीं किया जाता है, पेड़ कुछ दिन बाद मर जाता है। प्रबंधित मतलब इसमें कवकनाशी छिड़काव कर सकते हैं और कवकनाशी के लिए रूप में फंगस संक्रमण के नियंत्रण के मदद मिल जाता है। रोगग्रस्त हिस्से को तेज चाकू से सेक्रेटियर से पहले काट दीजिए। आप 10 दिन बाद बाइसोटॉक्स उसमें 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दीजिए। 3 ग्राम ही आप दीजिएगा बाइसोटॉक्स, तो वो आराम से उसमें
घोल एक एक बार छिड़काव करने से वो उसमें कमी आ जाता है। और पेड़ के चारों तरफ ज़मीन के सतह को 3 फीट ऊंचाई तक बोडो पेस्ट की पुताई करें। बोडो पेस्ट आप जुलाई प्रथम 2 बार साल में करना चाहिए, जुलाई से अगस्त तक, दोबारा फरवरी से मार्च तक पुताई कर देना चाहिए। अधिकांश फफूंद जनित बीमारियां बाग से बचा सकता है। बोडो पेस्ट बनाने का हम विधि बताते हैं जो कि बहुत अच्छा है। कॉपर सल्फेट ले लीजिए, बिना बुझा हुआ चूना ले लीजिए और जूट का बैग लीजिए या मलमल के कपड़े से छलनी से बारीकी से छान लीजिए। और मिट्टी, प्लास्टिक, लकड़ी के टंकी में लकड़ी की छड़ी, कॉपर के लिए आपको लकड़ी के टंकी होना चाहिए या आप प्लास्टिक के टंकी में भी उपयोग कर लेते हैं, कॉपर उसमें आराम से रह जाता है। और बनाने की विधि की बात करें तो पानी के आधी मात्रा कॉपर सल्फेट और चूने बुझावे, शेष आधे पानी मिलावे और दौरान लकड़ी की छड़ी से लगातार हिलाते रहे। ध्यान रखें 10 लीटर पानी में आपको बनाना है। आपको कॉपर सल्फेट 1 किलोग्राम लेना है और बिना बुझा हुआ चूना 1 किलोग्राम लेना है। बिना बुझा हुआ ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर बिना बुझा है तो ठीक है, अगर बुझा हुआ चूना ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन बिना बुझा हुआ चूना ही लिया। आप आधी मात्रा कॉपर सल्फेट में डाल दें और आधी मात्रा पहले चूना को बुझावे और लकड़ी से हिलाते रहे। ध्यान रखने योग्य है, किसानों को बोडो पेस्ट घोल तैयार करते तुरंत बाद उसका बगीचा में उपयोग कर देना चाहिए, नहीं तो किसान के लोहे और ग्लाइकोजन बर्तन में काम नहीं लेना चाहिए। ये घोल को हम पहले ही बता दिए हैं, आप लोहे का बर्तन नहीं यूज कीजिएगा, आप प्लास्टिक के बर्तन में यूज कीजिएगा। और किसान को यह भी ध्यान रखना चाहिए बोडोफेस रासायनिक और पेस्टिसाइड के साथ ही इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और कीटनाशक की बात करें तो इसके कीटों का संक्रमण नियंत्रित करने के लिए पोषक तत्वों का खुराक आप दें। इसमें 550 ग्राम डाई अमोनियम फॉस्फेट, 850 ग्राम यूरिया और 750 ग्राम म्यूट्रिक और पोटाश दे। 25 किलोग्राम खूब अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद दे के 2 मीटर दूर में रिंग बना दें। आप डाई अमोनिया फॉस्फेट आप 10 वर्ष से पेड़ हो या 10 वर्ष से ज़्यादा का हो, इसके लिए बहुत अच्छा होता है। जैविक नियंत्रण की बात करें तो प्राकृतिक शिकारियाँ कीटों को आप वहाँ पालें, जैसे वो अपने आप वो आ जाते हैं। जब उसमें बहुत ज़्यादा आप कोई रासायनिक प्रयोग नहीं कीजिएगा तो वो अपने आप आ जाते हैं। लाभकारी कीटों का प्रयोग अपने आप बढ़ जाता है, जिससे डाईबैक का बहुत कम होता है। अगर आप ये सब देख लिए हैं तो मेरे वीडियो को